नेक्स्ट जो कन्वर्टर हम डिस्कस करने लगे हैं वो है सिंगल फेज फुल ब्रिज। और फुल ब्रिज में हमारे पास हाफ ब्रिज के मुकाबले में मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक हाफ ब्रिज में सिर्फ एक लेग होती थी। अब फुल ब्रिज के अंदर ये दो लेग्स होते हैं और सोर्स हमारे पास कुछ यूँ कनेक्टेड है। इस तरह से सोर्स कनेक्टेड है और लोड हमारे पास ये आ जाता है। इसके क्रॉस लट से वोल्टेज है V0 और ये हमारा लोड है। इन दो लेग्स के बीच जो वोल्टेज है उसको मैं VAB कह देता हूँ, सोर्स वोल्टेज को मैं VS। तो फुल ब्रिज हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन है। अब फुल ब्रिज में मैं इसकी नंबरिंग पहले कर देता हूँ कि लेट मी कॉल इट Q1, इसको मैं Q4 और इसको मैं Q3 और इसको मैं Q2 कह देता हूँ, इसकी नंबरिंग। तो इसका जो ट्रुथ टेबल है वो कैसे बनेगा, हमारे पास V0 आएगा, डिपेंड करता है स्विचिंग क्लोज्ड स्विचेस कौन से हैं, क्लोज्ड स्विचेस हमारे पास कौन से हैं। ओके, तो हमारे पास है क्लोज स्विच है पहले, लेट अगर Q1 और Q2 क्लोज्ड है, अगर ये दोनों क्लोज्ड हैं तो फिर हमारे पास है आउटपुट पे बनती है वोल्टेज VS कि अगर हम कनेक्ट कर देते हैं स्विच नंबर Q1 को मैं क्लोज स्विच से अगर रिप्लेस कर देता हूँ, फिर उसके बाद हमारे पास आता है लोड, और लोड के बाद अगर मैं स्विच Q2 को Q1 जो कि क्लोज्ड है और Q2 को भी अगर हम क्लोज कर दें तो हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन बनती है, इक्विवेलेंट सर्किट। तो आप इससे देख सकते हैं कि VS का जो प्लस है वो V0 के प्लस और ये जो नेगेटिव है इधर VS के नेगेटिव के साथ, तो इसका मतलब हमारे पास V0 इस केस में है इक्वल्स टू VS। तो इसी तरह से अगर हम दूसरी कनेक्शन को देखें कि अगर Q3 और Q4 कनेक्टेड है, Q3 और Q4 अगर कनेक्ट होते हैं तो अगेन हमारे पास है VS, और VS के बाद अगर हम कनेक्ट करते हैं स्विच 3 को, और स्विच 3 के बाद हमारे पास लोड है, और लोड के बाद हमारे पास स्विच नंबर Q4 और वो यहाँ पे आ जाता है VS। तो इस पर्टिकुलर केस में जब Q3 और Q4 हमारे पास कनेक्टेड है, ये आपस में कनेक्टेड है, मतलब क्लोज्ड है, स्विचेस क्लोज्ड हैं, तो V0 हमारे पास आता है इस केस में -VS। एक और कनेक्शन हमारे पास ये बन सकता है, कॉन्फ़िगरेशन ये बन सकती है जब हमारे पास Q1 और Q3 दोनों ऑन हों। अगर Q1 और Q3 दोनों ऑन हो जाए तो मतलब दोनों अपर स्विचेस हैं, तो दोनों ही अपर है तो इसका मतलब इसके क्रॉस आएगा 0। इसी तरह जब दोनों लोअर स्विचेस ऑन हो जाएंगे Q2 और Q4, अगर ये दोनों ऑन हो जाते हैं तो इसका मतलब मैं सिंपली अगर ये क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है, तो ये सर्किट बनता है, तो इसका मतलब ये भी हमें प्रोवाइड करता है आउटपुट V0 जो है उसको सेट करता है 0। सो V0 इज़ ऑल्सो 0 इन दिस सिचुएशन। तो ये हमारे पास 4 डिफरेंट स्टेट्स जो कि बन सकती है, वैलिड स्टेट्स, वो ये हैं एक फुल ब्रिज के लिए। अब सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं कि अगर हमें एक सिंपल बाइपोलर आउटपुट चाहिए
तो सिंपल बाइपोलर आउटपुट के लिए हमें इनको जो गेट सिग्नल अभी हम देंगे उसको मैं U1 और इसको जो दे रहे हैं U2 जो कंट्रोल सिग्नल है वो मैं कह देता हूँ। सो ओमेगा नॉट T और U1 यहाँ पे मैं U1 और U2 ये दोनों एक ही सिग्नल है, मतलब एक ही सिग्नल दोनों को हम अप्लाई कर रहे हैं। तो ये पाई और ये 2 पाई। इसी तरह मैं Q3 और Q4 पे जो सिग्नल है उसको मैं कह देता हूँ U3 U4। तो ये दोनों सिग्नल जो है ये सिग्नल कम्प्लीमेंट्री होंगे, इनको जो सिग्नल जाएगा वो कम्प्लीमेंट्री होगा U3 और यहाँ पे जो है वो U4 है। ओके, अब एक पॉइंट जो कि हमें ध्यान में रखना है कि हमेशा क्योंकि अब ये दो हाफ ब्रिजेस हैं हमारे पास, ये दो हाफ ब्रिजेस मिलके एक फुल ब्रिज बना रही है। तो Q1 और Q4 जो है ये कम्प्लीमेंट्री रिलेशन होगा इसकी स्विचिंग का। मीन्स कि जो U1 है वो U4 है वो U1 का कम्प्लीमेंट होगा। लेट मी मेक इट U1। इसी तरह यहाँ पे जो U2 है वो U3 का जो सिग्नल है उसका कम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं ऑन करवा सकते। अगेन वही शूट थ्रू वाला प्रॉब्लम, दोनों एक साथ नहीं ऑन करवा सकते। सो यही कॉन्सेप्ट जो है इवन एक्सटेंड होगा 3 फेज तक भी, कि जब भी एक लेग में दो मॉसफेट आएंगे इसी तरह इसी कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड, तो आप उसको एक साथ जो है वो नहीं ऑन करा सकते। कम्प्लीमेंट्री फैशन में जो है पैशन में ये ऑन ऑफ होंगे। ओके, सो अब हम V0 को प्लॉट करते हैं। V0 तो हमारे पास V0 किस तरह से आएगा कि जब U1 U2 ऑन है तो हमारे पास है, उस टाइम पे हमारे पास आता है Vs, और जब ये दूसरा हाई है सेट Q3 Q4 सेट जो है ये तब ऑन होगा जब U3 U4 हाई होंगे। तो इस तरह से हमारे पास आएगा -Vs और +Vs फिर से जब U1 U2 जो है वो हम हाई कर देंगे। सो +Vs और -Vs के बीच जो है ये स्विचिंग होती रहेगी। अब हमारे पास जो एपरेंट चेंज आया है इस पर्टिकुलर केस में कंपेयर टू हाफ वेव, वो क्या था कि वहाँ पे स्विचिंग थी इन केस ऑफ हाफ ब्रिज। इन केस ऑफ हाफ ब्रिज हमारे पास स्विचिंग हो रही थी -Vs/2 टू +Vs/2, और उसकी रीज़न क्या थी, वहाँ पे हमारे पास था एक स्प्लिट सोर्स था। ठीक है, अच्छा, अब ये चीज़ हमें पॉइंट आउट करनी है कि ज़रूरी नहीं कि आपको क्योंकि एक स्प्लिट सोर्स जो है वो रेयरली आपको अवेलेबल है। अगर नहीं अवेलेबल तो आप क्या करते हैं, फिर ये स्प्लिटिंग के लिए आप ये करते हैं कि बड़े साइज़ के कैपेसिटर आप लगा देते हैं और उनकी जो वोल्टेज है मतलब सेम वैल्यू के लगा दिए, तो ये जो अगर Vs है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी Vs/2 एंड Vs/2 में। तो ये वोल्टेज आप वो इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा एफर्ट है अगर आपके पास स्प्लिट सोर्स नहीं अवेलेबल, लेकिन यहाँ पे ऐसी किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है फुल ब्रिज में। दूसरा, उसकी जो आउटपुट आपकी टॉगल कर रही थी +Vs/2 एंड -Vs/2 के बीच, यहाँ पे Vs और -Vs के बीच, +Vs और -Vs के बीच कर रही है, तो इसका मतलब ये ज़्यादा आउटपुट वोल्टेज और
इसका मतलब ज़्यादा आउटपुट पावर दे सकती है कंपेयर टू हाफ ब्रिज। तो जब ज़्यादा पावर की बात होगी तो हम फुल ब्रिज पे स्विच करेंगे एज कंपेयर टू हाफ ब्रिज। अच्छा, अब अगर फोरियर की बात करें, हम वी नॉट जो है इसकी फोरियर की बात करें तो हाफ ब्रिज के केस में हमारे पास क्या था, हाफ ब्रिज हमारे पास था समेशन n is odd to infinity 2vs over n pi sin of n ओमेगा नॉट t। ये हमारे पास हाफ ब्रिज के लिए था। अब फुल ब्रिज के लिए सिंपल है कि हम इसी हाफ ब्रिज से इसको डिराइव करें कि क्योंकि वहाँ पे vs/2 था सोर्स की, जो हाफ ब्रिज के केस में vs/2 प्लस vs/2 और माइनस vs/2 के बीच ट्रांजिशन हो रही थी, उसकी वजह से आया है 2vs/n pi। तो जब फुल ब्रिज है तो इस केस में हमारे पास n इज़ ऑड और हमारे पास है 4vs/n pi साइन ऑफ n ओमेगा नॉट t। तो ये हमारे पास फोरियर सीरीज़ बन जाएगी सिंपली फुल ब्रिज के लिए। हाफ और फुल ब्रिज में सिर्फ इस 2 के फैक्टर का डिफरेंस है। ओके, सिमिलरली हमारे पास हाफ ब्रिज के केस में हमारे पास जो RMS वैल्यू थी वो थी V नॉट RMS थी हमारे पास वैल्यू Vs/2। तो फुल ब्रिज के केस में जस्ट डबल हो जाएगी। फुल ब्रिज के केस में V नॉट RMS है इक्वल्स टू Vs। स्क्वायर वेव फॉर्म है इसलिए सिंपली आप उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि जस्ट डबल हो गई है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन हाफ वेव एंड फुल वेव DC to AC कन्वर्टर। अब अगर हमारे पास जो लोड है वो अगर हमारे पास बन जाता है इंडक्टिव, अगर इंडक्टिव मीन्स कि हमारे पास अगर RL लोड बन जाता है तो जिस तरह हमने हाफ ब्रिज के केस में RL लोड को एनालाइज किया कि इसके अंदर हमें क्या एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए, एक्स्ट्रा फीचर क्या चाहिए। ये हमारे पास है RL लोड, इसके क्रॉस हालत से वोल्टेज V नॉट, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है I नॉट और ये RL। ओके, नंबर में फिर से कि Q1, ये है Q4, Q3 एंड Q2। ओके, तो बिल्कुल उसी तरह से हम इसको डील कर सकते हैं कि हमारे पास जो एक सोर्स है जो कि स्क्वायर वेव है, इसको मैं VAB कहने लगा हूँ। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट से जो वोल्टेज है VAB है और यहाँ पे एक RL लोड जो है वो कनेक्टेड है, ये R और ये L, और यहाँ पे let's से करंट है I नॉट। तो जो एनालिसिस हमने हाफ ब्रिज के लिए की वही यहाँ पे भी वैलिड है कि सिंपली एक ओमेगा नॉट t, ये हमारे पास है पाई और ये है 2 पाई। यहाँ पे करंट जो है वोल्टेज वेव फॉर्म मैं बना रहा हूँ VAB, ठीक है, पाई, ये है 2 पाई। तो ये है प्लस Vs और ये पॉइंट है माइनस Vs, VAB है ये वोल्टेज। तो हाफ ब्रिज के केस में हमने इस चीज़ को एनालाइज किया कि हम किसी पीरियोडिक स्टेडी स्टेट में किसी मिनिमम लेवल से स्टार्ट करके
जिसे हम आई मिन कह देते हैं, और ये आई मैक्स तक पहुंच जाएगी। और अगर पीरियाडिक स्टेडी स्टेट है तो अगली हाफ साइकिल में ये उस लेवल को दोबारा से अचीव कर लेगा, और इसी तरह से फिर ये इसी तरह इंक्रीज़ करेगा। सो ये जो मैंने रेड में बनाई है ये है आई नॉट। सो ये हमारे पास रिस्पॉन्स एग्जैक्टली उसी तरह है, सिर्फ स्केल हो जाता है, डबल काइंड ऑफ डबल हो गया ये, क्योंकि वीएस जो है वो डबल है, तो इसी वजह से करंट का जो करंट जिस लेवल पे पहुंचेगा वो भी इसी तरह से करस्पॉन्डिंगली इंक्रीज़ करेगा। ओके, अब जो पॉइंट यहाँ पे लास्ट टाइम भी रेज किया था वो ये था कि अगेन करंट क्या कर रहा है, पोलैरिटी रिवर्स कर रहा है इन द मिडल ऑफ विदिन अ हाफ साइकिल। तो अगर हम इस रीजन को देख लें, पॉजिटिव हाफ साइकिल वाले रीजन को, जो कि 0 से पाई तक है, इस रीजन को अगर हम बात कर लें तो इस रीजन के अंदर हम आउटपुट पे प्रोड्यूस कर रहे हैं वीएस। तो वीएस मींस के यहाँ से यहाँ पे एक कनेक्शन होगा, मतलब ये यहाँ पे एक कनेक्शन बना होगा, एक कनेक्शन यहाँ पे बना होगा, ठीक है, तभी हमारे पास आ सकता है आउटपुट पे वीएस आ सकता है। लेकिन इस दौरान अब करंट की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो रही है, तो इसका मतलब हमारे पास अगेन एक रिवर्स कंडक्टिंग डिवाइस होनी चाहिए, जो कि डायोड है इस केस में। तो जब रिवर्स करंट फ्लो करेगा इस दौरान फ्रॉम ओवर दिस रीजन, तो ये करंट फ्लो करेगा हमारे पास इन डायोड्स में से, ठीक, ये इस तरह से करंट फ्लो करेगा। तो ये पॉइंट कनेक्ट हो गया वीएस के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, ये पॉइंट कनेक्ट हो गया क्योंकि डायोड कंडक्ट कर रहा है वीएस के नेगेटिव, तो इसका मतलब आउटपुट पे वीएस ही रहेगा, लेकिन करंट जो है वो नेगेटिव फ्लो करेगा इस रीजन में। तो इसका मतलब इस रीजन के अंदर हमारे पास कंडक्ट कर रहे हैं डायोड, लेट मी जस्ट कॉल दिस D2, और इसको मैं कह देता हूँ D1। D2 और D1 जो है ये कंडक्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ये जो रीजन आता है, इस रीजन के बाद हमारा इस रीजन के अंदर क्योंकि करंट की जो पोलैरिटी है वो रिवर्स हो जाएगी, फिर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करने लगेगा। तो उस दौरान हम जो मॉसफेट है या IGBT है उसके चैनल में से करंट फ्लो करना शुरू कर जाएगा थ्रू Q1 एंड Q2। फिर ये जो रीजन है अगेन, इसमें हमारे पास इस रीजन में पहले कंडक्ट करेगा, क्योंकि नेगेटिव करंट है तो पहले कंडक्ट करेगा थ्रू डायोड D3 एंड D4 इस रीजन में। तो इसका मतलब हमें इधर भी डायोड ऐड करने हैं, दिस वन इज D3 एंड दिस वन इज D4, और यहाँ से आगे फिर करंट फ्लो करेगा थ्रू Q3 एंड Q4, और उसके बाद ये साइकिल जो है इसके आगे रिपीट होना शुरू हो जाएगा फिर से D1 एंड D2। तो जब भी VS पॉजिटिव से नेगेटिव, इंडक्टिव केस में पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, पहले कंडक्ट कर रहे हैं उसके जो डायोड्स हैं, और फिर डायोड्स के बाद कंडक्ट करने लगते हैं उसके जो मॉसफेट है उनमें से करंट फ्लो करने लगता है। तो इस वजह से हमें चाहिए ये फीडबैक डायोड्स या फ्रीव्हीलिंग डायोड, इसको हम फीडबैक डायोड्स कह देते हैं। फीडबैक डायोड्स जो है वो पर्टिकुलरली जब हमारे पास रेजिस्टिव लोड नहीं है, रेजिस्टिव है, कैपेसिटिव है या इंडक्टिव है, तो
करंट और ये जो आउटपुट वोल्टेज के बीच जो फेज़ डिफरेंस बनता है, इसको इस दौरान करंट के फ़्लो को कंटिन्यू रखने के लिए हमें चाहिए ये डायोड्स। ओके, अब अब अगर हम इस ट्रुथ टेबल को देखें तो हमारे पास ये जो दो स्टेट हैं, फ़िलहाल हमने इसको नहीं यूटिलाइज़ किया। अगर हम इन दो स्टेट्स को भी यूटिलाइज़ करते हैं तो फिर उससे हमें क्या नतीजा मिलता है, वो ज़रा सा हम देखते हैं। क्योंकि हाफ ब्रिज जब हमारे पास होता है, जब हमारे पास सिर्फ हाफ ब्रिज है, तो हाफ ब्रिज के केस में या अपर स्विच ऑन होगा या लोअर स्विच ऑन होगा। तो इसका मतलब आप सिर्फ ये दो लेवल अचीव कर सकते हैं, Vs/2 और -Vs/2। लेकिन जब आपके पास फुल ब्रिज है तो फुल ब्रिज में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है एक और लेवल इंट्रोड्यूस करने की। ये लेवल कहाँ से आएगा कि अगर हम दोनों अपर स्विचेस या दोनों लोअर स्विचेस अगर हम कनेक्ट कर दें तो हमें यहाँ पे V0 को हम 0 भी सेट कर सकते हैं। तो उससे क्या फ़ायदा होगा हमें, पहले इसको समझ लेते हैं कि अगर हम ज़ीरो लेवल वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं तो ज़ीरो लेवल इंट्रोड्यूस करने से कैसे वेव फॉर्म बनेगी कि लेट्स से ये हमारे पास है V0 और हम ओमेगा नॉट टी की बात कर रहे हैं, एक्सिस पे बात कर रहे हैं। तो लेट्स से हम कुछ टाइम के लिए ज़ीरो इंट्रोड्यूस करते हैं, लेट मी कॉल दिस एंगल डेल्टा, फिर पाई माइनस डेल्टा तक इसको Vs क्यों आ सकता है, क्योंकि जब हम Q1 और Q2 को अगर ऑन करते हैं, ओके, फिर लेट्स से हम ऑन करते हैं 2 और 4 को ऑन कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा। फिर हम पाई, ये है पाई पॉइंट है हमारे पास, और ये है लेट्स से पाई प्लस डेल्टा, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह की वेव फॉर्म आ जाएगी पाई प्लस डेल्टा के बाद। तो अगर हम उसकी सीक्वेंस को देखें कि हम ये जो इस रीजन में लेट्स से हमारे पास ऑन है Q1 एंड Q2 पॉजिटिव आता है, यहाँ पे है हमारे पास ऑन है Q3 एंड Q4, ठीक है। इस डेल्टा के दौरान हमारे पास अगर हम एक स्विच सिर्फ एक टाइम के ऊपर एक स्विच करें, मिसाल के तौर पे हम Q1 को ऑफ़ कर दें, Q2 को ऑन रखते हैं, Q2 को अगर ऑन रखते हैं तो इसके साथ 1 को ऑफ़ करके 4 को ऑन करें, 1 को ऑफ़ करके अगर 4 को ऑन करें तो भी ये काम हो सकता है। और एक और ये भी कर सकते हैं कि हम 3 को ऑन करें और Q1 को ऑन रहने दें, ठीक है। और नेक्स्ट उसमें हमें फिर क्या चाहिए होगा, ये आगे तक चलता रहेगा, सॉरी। और यहाँ पे फिर हमें 1 को ऑफ़ करके 4 को ऑन करना पड़ेगा, तो हमें नेगेटिव जो आउटपुट है वो मिल जाएगी। इसी तरह ये जो रीजन है, इस रीजन में भी हम ऑन करवा सकते हैं, लेट्स से Q3 Q4 ऑन है, तो 4 के साथ 2 को ऑन करके लेट्स से,
तो ये हम ज़ीरो इस तरह से लेवल अचीव कर सकते हैं इस तरह से मॉसफेट को ऑन करके। अच्छा, अब इससे फ़ायदा क्या है? इस तरह की वेव फॉर्म जो है जनरेट करने से हमें फ़ायदा क्या होता है, क्यों करना चाहेंगे हम? तो पहली एक वजह जो है कि अगर हम V0 RMS को कंट्रोल करते हैं, तो V0 RMS को आप देखें कि हमारे पास है अगेन 1/π। Vs हमारे पास है फंक्शन इस दौरान, और इंटीग्रेट करेंगे हम फ्रॉम डेल्टा टू पाई माइनस डेल्टा अंडर रूट। ये हमारे पास है V0 RMS की रिलेशन। और अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इससे हमें मिलता है 1/π और पाई माइनस डेल्टा स्विच पाई माइनस 2 डेल्टा, ये हमारे पास आ जाएगा। और Vs जो है इसको हम अंडर रूट के बाहर लिख देते हैं। सो हम लिख सकते हैं कि इट्स Vs अंडर रूट 1 माइनस 2 डेल्टा ओवर पाई। ये हमारे पास जो है V0 RMS। जो अगर हम इसको इसमें ये डेल्टा इंट्रोड्यूस करते हैं ज़ीरो लेवल जो है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखें, कभी एक 3 लेवल वो बन गया है। तो अनलाइक हाफ ब्रिज जो कि एक 2 लेवल इन्वर्टर है, ये एक और क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ लेवल्स। इधर आपके पास लेवल बन सकते हैं, 2 बन सकते हैं, या प्लस Vs या माइनस Vs, लेकिन अब ये इसमें 3 लेवल बन सकते हैं। दैट इज़ Vs, 0 एंड माइनस Vs, ये 3 लेवल बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो 2 लेवल है, एक है Vs/2 एंड माइनस Vs/2। यहाँ पे आप 0 क्रिएट नहीं कर सकते लेवल। तो इसका मतलब हम इस इक्वेशन से ये देख सकते हैं कि हम V0 RMS को कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग दिस डेल्टा। ये जो इंटरवल है डेल्टा, इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम इसको ज़्यादा करते हैं, डेल्टा को ज़्यादा टाइम के लिए 0 लेवल इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हम RMS वैल्यू को फर्दर जो है वो कम कर सकते हैं। और अगर इसको बढ़ाते हैं तो आउटपुट RMS जो है वो बढ़ सकती है। तो मीन्स आप रिड्यूस कर सकते हैं, आप इंक्रीज नहीं कर सकते, रिड्यूस कर सकते हैं, यू कैन, ठीक है। अगर आप इस डेल्टा को 0 करते हैं, डेल्टा इक्वल्स टू 0 मीन्स मैक्सिमम आउटपुट, ठीक। तो मैक्सिमम आउटपुट आप ले सकते हैं अगर आप इस 0 लेवल को बीच में से निकाल दें, तो मैक्सिमम आउटपुट आपको इस तरह से मिल सकती है। तो इस डेल्टा की वजह से जो फोरियर है वो भी ऑफ कोर्स जो है वो डिस्टर्ब होगा, क्योंकि डेल्टा असल में हार्मोनिक उसको स्पेक्ट्रम को चेंज कर रहा है। तो ये बिल्कुल वैसे नहीं रहेगा जिस तरह उसमें था जब डेल्टा 0 होगा। उसका इवन डिफरेंट डेल्टा के लिए डिफरेंट स्पेक्ट्रम होगा, डिफरेंट हार्मोनिक्स का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होता रहेगा जब हमारे पास सेट करेंगे हम। तो इस वेव फॉर्म से अगर हम फोरियर को अगर इसके एनालाइज करें, फोरियर सीरीज़ अगर हम इसकी देखें, इस डेल्टा की बात कर रहे हैं हम, तो हमारे पास जो डीसी कंपोनेंट है वो ज़ीरो है, 0 आ जाएगा हमारे पास। और जो इवन हार्मोनिक्स हैं वो भी 0 आ जाएंगे, ठीक है। जब तक आप इसको सिमेट्रिक रख रहे हैं अराउंड π/2, जब तक ये π/2 के सिमेट्रिक है, क्योंकि कोसाइन फंक्शन जो है वो यहाँ से 0 को क्रॉस करता है, कोसाइन फंक्शन। तो इसका मतलब जब तक ये सिमेट्रिक है इस तरह से कि सेंटर में है पल्स, जिसकी सेंटर के से लेफ़्ट और राइट पे ये सिमेट्रिक है, तो हमारे पास
इवन हार्मोनिक्स जो है या इवन फंक्शन जो है इसमें नहीं होंगे, कोसाइन फंक्शन इसमें नहीं होंगे। अगर हम बी एन की बात करें तो 2/पाई और इंटीग्रेट कर सकते हैं हम फ्रॉम डेल्टा, ठीक है, दिस पॉइंट इज डेल्टा, और यहाँ से है पाई माइनस डेल्टा, और जो सिग्नल है हमारे पास इस दौरान जो लेवल है वो वी एस है, ये हमारे पास लेवल वी एस, और इसमें हम देख रहे हैं साइन कंपोनेंट्स, हम देख रहे हैं डी ओमेगा नॉट टी। ओके, तो बी एन इज वी एस 2vs ओवर एन पाई, चेन रूल से n आ जाएगा नीचे, और हम लिख सकते हैं कॉज ऑफ डेल्टा माइनस कॉज ऑफ not just cos of delta, cos of n delta, cos of n times delta minus cos of n into pi minus delta। ये एक्सप्रेशन हमारे पास जो है वो आ जाएगी। ओके, तो अब ये जो टर्म है इसको फर्दर हम लिख सकते हैं, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ये हमारे पास बन जाएगी cos ऑफ n पाई टाइम्स cos ऑफ n डेल्टा प्लस साइन ऑफ n पाई साइन ऑफ डेल्टा n डेल्टा। ओके, तो अब साइन ऑफ n पाई जो है ये हमेशा ज़ीरो रहेगा, क्योंकि n की वैल्यू अगर 1 है तो साइन ऑफ पाई इज़ ज़ीरो, साइन ऑफ 2 पाई 3 पाई दे आर ऑल ज़ीरो, तो ये टर्म जो है पूरी की पूरी ज़ीरो हो जाएगी। और कॉज ऑफ n पाई ये हमारे पास आ जाता है, कॉज ऑफ n पाई इज़ 1 if n is even, and it is equals to -1 if n is odd। तो अगर हमारे पास -1 आता है तो ये माइनस को प्लस बना के एक नॉन ज़ीरो टर्म देगा, लेकिन अगर इवन है तो उस टाइम पे ज़ीरो। तो इससे ये पता चलता है कि बी एन हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू 2 टाइम्स वी एस ओवर एन पाई, और ये दोनों मिल के एडअप होके बनाएंगे 4 टाइम्स कॉज ऑफ एन डेल्टा इफ़ n is odd, और ज़ीरो होगा if n is even। तो फोरियर सीरीज़ हमारे पास इस पर्टिकुलर केस के लिए जब ये वेव फॉर्म हम बना रहे हैं तो फोरियर सीरीज़ हमारे पास बन रही है समेशन n इक्वल्स टू ऑड अप टू इन्फिनिटी 4 टाइम्स वी एस बाई n पाई कॉज ऑफ n डेल्टा। तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है ये बता रही है कि फोरियर टाइम्स साइन ऑफ n ओमेगा नॉट टी, क्योंकि ये सिर्फ वो है कोएफिशिएंट है। ओके, तो ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि कॉज ऑफ n डेल्टा के ऊपर डिपेंडेंट है किसी हार्मोनिक का जो मैग्नीट्यूड है, किसी हार्मोनिक का मैग्नीट्यूड डिपेंड कर रहा है इस डेल्टा के ऊपर, और फिक्स नहीं है। तो लेट फॉर एन एग्जांपल, लेट टेक एन एग्जांपल let delta is say pi by 6। अगर pi by 6 है तो आप देख लें कि B3 जो है, मतलब थर्ड हार्मोनिक जो है
उसकी वैल्यू आ जाएगी 4vs/3 cos ऑफ 3 टाइम्स π/6। यहाँ पे बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। अच्छा, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो cos ऑफ π/2, so cos ऑफ π/2 इज 0। तो इसका मतलब है कि जब डेल्टा हमारे पास है π/6 तो उस टाइम पे थर्ड हार्मोनिक जो है वो 0 हो जाता है। तो इसका मतलब इस स्पेक्ट्रम के अंदर फिर होगा हमारे पास फंडामेंटल कंपोनेंट होगा। अगर फ्रीक्वेंसी एक्सिस मैं डिक्लेयर कर दूं तो f0 जो है आउटपुट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसके ऊपर हमारे पास ये है, और 2 टाइम्स f0 तो ऑलरेडी 0 है, लेकिन 3 टाइम्स f0 भी 0 हो जाएगा अगर आप रखते हैं डेल्टा इक्वल्स टू π/6। ठीक है, तो इससे फ़ायदा ये है कि ये जो है क्लोजेस्ट हार्मोनिक है, और क्लोजेस्ट हार्मोनिक की वैल्यू अगर ये कंट्रीब्यूशन अगर 0 हो जाती है तो फिर उसके बाद नेक्स्ट जो रहता है आपके पास 4f0, क्योंकि इवन है वो 0 है, 5f0 आपके पास आ जाएगा, जो कि उसकी वैल्यू रिलेटिवली लो होती है। दूसरा उसमें ये है कि उसको फ़िल्टर करने के लिए आपको क्या चाहिए, यू नीड अ लो वैल्यूड फ़िल्टर एज़ कम्पेयर टू द वन फॉर द थर्ड हार्मोनिक। मतलब एक छोटी वैल्यू का फ़िल्टर आपको चाहिए जब कंपेयर करते हैं इसके साथ। तो जितना हमारे पास ये अब ये जो फंडामेंटल कंपोनेंट है ये हमारे पास कुछ केस में एसी केसेस, डीसी टू एसी कन्वर्टर में अगर हम इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि हमें लेट्स से साइनोसाइडल आउटपुट मिले, साइनोसाइडल आउटपुट में अगर हम इंटरेस्टेड हैं तो इसका मतलब फिर जो हार्मोनिक्स इससे बाकी हार्मोनिक्स इससे जितना दूर होंगे उतना ही हम बाकी हार्मोनिक्स को आसानी से फ़िल्टर कर सकते हैं, और हमें लो THD साइनोसाइडल आउटपुट मिल सकती है। मैंने यहाँ पे टर्म एक यूज़ किया THD, और ये मैं बताता चलूँ कि इट स्टैंड्स फॉर टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। और ये इस चीज़ को मेजर करने के लिए है कि हमारी जो वेव फॉर्म है ये इसकी शेप कितनी क्लोज टू अ साइनोसाइडल शेप है, ये चीज़ एस्टिमेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो अगर हम कोई ऐसा इन्वर्टर बनाना चाह रहे हैं जिसमें हमारा फोकस ये है कि साइनोसाइडल आउटपुट हो, ठीक है, तो फिर हम इस चीज़ को फोकस करते हैं कि THD जो है एक सर्टेन लेवल से लो हो, जिस तरह लोड की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक। तो THD टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन जो है हमारे पास रेशो होती है, अब ये V0 है, तो इस V0 का जो फंडामेंटल कंपोनेंट है उसको हम कहते हैं, उसको हम नाम देते हैं V01, जो कि इस केस में होगा 4vs/π और cos ऑफ डेल्टा, क्योंकि n की वैल्यू 1 है, एंड साइन ऑफ ω0t। और अगर हमारे पास ये डेल्टा 0 है तो फिर ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो लेट्स से ये THD में जेनेरिक उसके लिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास है फंडामेंटल, और ये फंडामेंटल की क्या है, पीक वैल्यू है, इसकी पीक वैल्यू है। इस पीक वैल्यू को मैं V01 हैट कह देता हूँ, या V1 हैट कह देता हूँ मैं, और इससे हम जो RMS वैल्यू ले लेते हैं वो है V01 RMS, जो इसकी RMS वैल्यू जस्ट सिंपली क्योंकि इस साइनोसाइड है तो इसको जब आप डिवाइड करते हैं √2 से तो आपको मिल जाता है V0 RMS। तो V0 RMS स्क्वायर फंडामेंटल कंपोनेंट जो है ये हम
वी नॉट आर एम एस स्क्वेयर माइनस वी नॉट 1 आर एम एस स्क्वेयर। अच्छा, फ़र्क क्या है? एक है वी नॉट आर एम एस के पूरी आउटपुट वोल्टेज की आर एम एस वैल्यू, आर एम एस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज, और वी नॉट 1 आर एम एस क्या है? आर एम एस वैल्यू ऑफ ओनली फंडामेंटल कंपोनेंट, सिर्फ फंडामेंटल कंपोनेंट की आरएमएस वैल्यू जो है वो वी नॉट 1 है। तो ये रेशो हमें बताती है वैल्यू ऑफ THD। अगर हमारे पास एक वेव फॉर्म है, साइनोसाइडल है, एग्जैक्टली बिल्कुल साइनोसाइडल है, तो फिर क्या होगा? वी नॉट आर एम एस इक्वल हो जाएगा वी नॉट 1 आर एम एस के। तो ये जब होगा तो फिर THD क्या होगी? 0, क्योंकि न्यूमरेटर में ये जो दो टर्म्स हैं ये हमें 0 दे देंगे इफ़, ये हमें 0 दे देंगे इफ़ वी नॉट इज़ साइनोसाइडल। तो THD जितना क्लोज टू 0 होगा उतनी ही वेव फॉर्म क्लोजर टू साइनोसाइडल शेप होगी। तो हम इन्वर्टर के लिए नॉर्मली ये वैल्यू डिक्लेयर करते हैं कि एक इन्वर्टर है तो उसकी THD की ये वैल्यू है।